नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उम्मीदों का बजट। मैं हूं आपके साथ बुशरा और बात कर रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है या फिर अंतरिम बजट है। बीजेपी के तमाम नेता जहां इस बजट का स्वागत करते हुए इसे देश के विकास को गति देने वाली बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक और लोगों को हताश करने वाला बजट बता रही है। इस पर पहले देखिए एक खास रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बजट की मुख्य बातों का जिक्र करें तो इनकम टैक्स स्लैब। सरकार ने आम आदमी को इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, कुछ भी सस्ता या फिर महंगा नहीं हुआ। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या फिर घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। वहीं इस बजट में इन 4 प्रमुख सेक्टरों पर फोकस किया गया है। गरीबों के लिए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रुपए खातों में भेजे। महिलाओं के लिए करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत 1 करोड़ 4 लाख युवाओं को ट्रेंड और 54 लाख लोगों को दोबारा से सिखाया गया है। 3000 नई आईटीआई बनाई गई। उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एआईआईएमएस और 390 यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। अन्नदाता यानी किसान के लिए पीएम किसान योजना से 11 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। बजट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीएम साय ने ट्वीट कर लिखा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करता बजट 2024-25 भारत के करोड़ों जन आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने का माध्यम है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए मध्यम वर्गीय एवं गरीब कल्याण परक योजनाओं का समावेश किया गया है, जो इसे प्रशंसनीय बनाता है। बजट में छत्तीसगढ़ के हितों को भी ध्यान में रखते हुए सौगातें दी गई हैं, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बजट 2024-25 के लिए मेरी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंतरिम बजट का स्वागत करते हुए कहा, पीएम मोदी ने अमृत काल के फाउंडेशन को रखने का काम किया है। किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशक में, इसका रोड मैप जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में तय होगा। भारत एक विकसित राष्ट्र है, उसकी नींव रखने का काम ये बजट करेगा। मोदी जी ने देश के अमृत काल के फाउंडेशन रखने की दिशा में जिस विजन और रोड मैप के साथ काम किया है, उसी रोड मैप को चरितार्थ करता हुआ यह बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप कैसा होगा, किस स्ट्रेटजी, किस रणनीति के तहत हम आगे बढ़ेंगे आने वाले 2 दशकों में, इसके लिए रोड मैप जुलाई के पूर्ण बजट में वो प्रस्तुत करने जा रही है। केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बेहद ही निराश करने वाला बजट है। महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 10 साल में जो नियमित बजट था उसमें कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दी। अंतरिम बजट में भी खास कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है। बजट लोगों को राहत देते हुए नहीं दिख रहा है। वित्त मंत्री दावा करती हैं कि आने वाले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, चुनाव में जाने वाले हैं। पिछले 10 साल में कितने लोगों को मकान दिया गया, उसके बारे में जवाब देना चाहिए। कुल मिलाकर ये बजट बेहद निराश करने वाला और लोगों को हताश करने वाला बजट है। बेहद ही निराश करने वाला बजट है और महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 10 साल में जो नियमित बजट था उसमें तो आपने कोई कार्य योजना दिखाई नहीं और जो अंतरिम बजट है यह बजट भी लगभग लफाजी करते हुए दिख रहा है। लोगों के को राहत देते हुए नहीं दिख रहा है। न नौकरी पेशा को कोई राहत मिल रही है, न सर्विस और न ही व्यवसायिक क्लास को कोई राहत मिल रही है। मध्यम वर्ग को भी झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की गई है। अर्थशास्त्रियों और कारोबारियों की माने तो इस अंतरिम बजट में कुछ विशेष राहत नहीं मिली है। न इस बजट में कोई राहत दी गई है और न ही कोई बोझ
डाला गया है। वहीं राजनीतिक दलों के दबावों के बीच अब देखना होगा कि इस बजट का आम लोगों पर कितना असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश किया गया, जिसमें निर्मला सीतारमण ने ये 6वीं बार बजट पेश किया, जिसको लेकर सियासी पारा भी एक तरफ देखा जा रहा है, दूसरी तरफ आम जनता की भी मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। वहीं कांग्रेस से प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। अर्थशास्त्री डॉक्टर लखन चौधरी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस बजट में कुछ खास नहीं था, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अमृतकाल का ये बजट था। जी भूषा जी, देखिए जो आज अंतरिम बजट था ये इस सरकार का अंतिम बजट है कि पिछले अगर 9-10 साल से देखें तो जनता को हर बार बजट में लॉलीपॉप मिलता है, झूठ जुमलेबाजी मिलती है, और इसी तरह के आज भी बजट मिला है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी परोसी गई, सिर्फ और झूठ परोसी गई। इस पे क्या है जनता के लिए? आप बताइए। जनता महंगाई से तरस है, महंगाई की बात नहीं है इसमें। जनता बेरोजगारी से तरस है, बेरोजगारी की बात नहीं है इसमें। किसानों के एमएसपी गारंटी की बात नहीं है इसमें। स्वामीनाथन कमेटी की बात नहीं है इसमें। तो इस पे है क्या? आप बताइए ना। इस पे तो कुछ है ही नहीं। और उल्टा आपने हर चीज पे जीएसटी लगा लगा के, कॉपी पेन पेंसिल दूध ब्रेड हर चीज पे लगा लगा के आपने टैक्स कलेक्शन 3 गुना ले लिया है, मगर जनता को कहीं भी आपने राहत नहीं दिया। और वही इस बजट में भी दिख रहा है। इस बजट में कहीं भी नहीं है कि महंगाई से कैसे राहत मिलेगी, बेरोजगारी से कैसे राहत मिलेगी। ठीक है, मैं अगर वर्ग वाइज भी देखूं, किसानों की बहन जैसे मैं बोलता एमएसपी की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, महंगाई से राहत नहीं है, तो इसमें है क्या? खाद्य सब्सिडी हो, मनरेगा की बात हो, किसी भी चीज की बात तो है नहीं इसमें। जनता को कुछ लाभ मिले इसमें है नहीं। और देखिए उल्टा जो ये बात करते हैं कि 7 लाख तक की, वो भी उसमें भी कैसे झूठ जुमलेबाजी है। जो स्लैब है पिछले 10 साल से 2.5 लाख से ऊपर 1 रुपए नहीं इन्होंने छूट दिया है। 7 लाख आय और टैक्स एग्जेम्पशन अलग अलग चीजें हैं। लखन चौधरी जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ वो टैक्स के बारे में समझते हैं, मैं उनके सामने बहुत बौना हूं, वो और बेहतर तरीके से समझा देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता है कि 7 लाख टैक्स माफ किया जाता है। भाई वो 7 लाख आय कहा और टैक्स एग्जेम्पशन अलग चीज होती है। तो इसमें सिर्फ जनता को ठगने का काम किया गया। जनता, गरीब जनता जो इंतजार करी थी हमारे लिए कुछ मिलेगा, इस पर जनता कुछ नहीं मिला है। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, इसमें जनता के लिए, गरीब जनता के लिए क्या है? कोई भी वर्ग उठा लीजिए, युवाओं की बात, किसान की बात, आदिवासी की बात, महिलाओं की बात, किसी वर्ग की आप बात कर लीजिए कि राहत मिली हो, कहीं पे भी किसी राहत मिली हो, कुछ राहत नहीं मिली है। सिर्फ और सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं मिला है। 54 लाख करोड़ से आप 2 लाख 5 हजार करोड़ तक पहुंच जाते हैं। गरीबी यहाँ पे भूखमरी 111वें नंबर पे आते हैं। तो है क्या इस बजट में? कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है। लेकिन बजट में कहा जा रहा है खास 4 तबके के लोगों का ख्याल रखा गया है। इसमें गरीब है, महिलाएं हैं, युवा है और अन्नदाता है। नहीं, वही तो मैंने आपको बता दिया ना। कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आ रहा। बुशरा जी, मैंने तो आपको बता दिया ना कि इसमें कौन सा वर्ग है, इसमें कौन सा वर्ग है। मैंने तो आपको बता दिया। किसानों के एमएसपी बात हुई है इसमें, रोजगार की बात हुई है इसमें, महंगाई की बात हुई है इसमें, महिलाओं की भागीदारी बढ़े इसकी बात हुई है इसमें। तो कौन सा वर्ग इसमें है कि किसी वर्ग को आदिवासी बात हुई है इसमें? किसी वर्ग को अगर इन्होंने किया हो तो उल्टा, जैसे मैंने बोला, जो 54 लाख करोड़ था वो 2 लाख 5 हजार करोड़ हो जाता है। इतना कर्जा भारत देश के ऊपर हो जाता है और आपकी अभी पर कैपिटल इनकम बांग्लादेश से पीछे रहते हैं आप। ये हालात है आपके। तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी परोसी की, चुनाव को देखते हुए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी परोसने की कोशिश की है, मगर आम जनता को कहीं भी राहत नहीं मिली है। ठीक है मुकेश जी, कांग्रेस को लगता है कि किसी भी सेक्टर के लिए कोई काम नहीं किया गया है। देखिए बुशरा जी, गरीब का कल्याण, देश का कल्याण ये मूल मंत्र था इस बजट का, जिसको आधार बना के बजट लाया गया है। मेरे कांग्रेस भ्रष्टाचार, इससे आगे इनका सोच नहीं है। अन्यथा इनको समझ में आ जाता कि 67 साल बनाम 10 साल, यदि ये तुलना कर लेते, ये एक बार बजट को पढ़ लेते तो इनको समझ में आ जाता 11.11 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा यदि रखा जाता है तो उसका क्या प्रतिफल आता है। इनके कार्यकाल में 67 साल में 2013 तक 82,000 किलोमीटर हाईवे थे, उसको इन 10 सालों के अंदर में, मात्र 10 सालों के अंदर में 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हो जाता है। तो इसको बोलते हैं दूरदर्शिता। लेकिन सत्य प्रकाश जी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात जो पिछले बजट में कही गई थी, उसको लेकर के क्या हुआ? बुशरा जी, मेरी बात पूरी समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप पूछे तो अच्छा होता। यदि 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है
तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है आपको मालूम है? यदि 40 लाख लोगों को प्रधानमंत्री योजना के तहत यदि लोन मिलता है, स्टार्टअप होते हैं, तो उसके अंदर में कितने लोगों का रोजगार का सृजन होता है, इसको एक बार जोड़ घटा लेते तो उनको सारा जवाब मिल जाता। कहीं ना कहीं ये वर्किंग तो करते हैं नहीं, स्टडी करते हैं नहीं, क्योंकि 10-20 तो घिसे पिटे शब्दों में यदि डिबेट को पूरा निपटा लेना है तो फिर स्टडी करने का जरूरत क्या है? 2013 तक 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे हमारे देश में, आज के डेट में 149 एयरपोर्ट है। किसको लाभ मिलता है इसका? क्या होता है इसका मतलब? यदि एक बार समझ लेते तो इनको समझ में आ जाता। गरीबों का हक, गरीबों का कल्याण, कैसे कल्याण? उनको आवास यदि मुहैया करवाना है तो उसकी चिंता भी हमारी सरकार करती है। लखन जी, बीजेपी का दावा है कि 4 सेक्टर्स पर खासा ध्यान दिया गया है बजट में, लेकिन विपक्षी नेताओं का ऐसा मानना है कि जिन 4 सेक्टर्स का हवाला यहाँ पर बीजेपी दे रही है उनका भी ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। तो बजट में आपके अनुसार क्या खास है? जी देखिए, निश्चित तौर पर ये अंतरिम बजट था, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इस बजट से उम्मीद नहीं की जा सकती, पहली बात तो। और जैसा कि वित्त मंत्री ने भी कहा कि उन्होंने इस बजट में पुरानी परंपरा जो रही है अंतरिम बजट की, कि जिसके अंतर्गत कोई बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं होती, उसको उन्होंने जारी रखा है। तो निर्मला सीतारमण जी ने यह साफ कर दिया है कि ये बजट जो है कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करने वाली बजट नहीं है। अंतरिम बजट जो है, हालांकि 2019 का जो अंतरिम बजट था वो जो है बहुत कुछ लेकर आया था और उससे बहुत कुछ लोक लुभावनी जो है वादों की बात उसमें आई थी, लेकिन इस बार उस तरह की कोई चीज नहीं है। और बजट तो देखिए कि मुझे लगता है कि किसी भी वर्ग के लिए कोई खास बातें इस बजट में नहीं दिख रही है। राजनीतिक या सियासत को छोड़ दें तो भी यदि हम इस बजट का आर्थिक रूप से भी यदि आकलन करते हैं या देखते हैं तो भी बजट में कोई खास बात नहीं आती। देखिए, इनकम टैक्स को लेकर कोई बड़ी घोषणाएं नहीं है। जो 7.5 लाख रुपए की बात की जा रही है वो केवल हवा ही है, क्योंकि उसकी जो छूट का लाभ बहुत चंद लोगों को मिलता है, तो इसलिए इनकम टैक्स का दायरा भी जो है कोई राहत देने वाला नहीं है। ये देखिए कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की बात जो कही जा रही है, जिसको बड़ा जो है एक मैसेज के रूप में देखा जा रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि लखपति बनने का क्या मतलब है। 12 महीने में 1 लाख रुपया यदि कोई कमा रहा है तो कितना हुआ? प्रति माह जो है 8,000 रुपया। ये इसी सवाल पर मैं आपके पास आने वाली थी लखन जी। क्या कीमत है अभी? देखिए 8,000 रुपए की क्या कीमत है इस महंगाई के दौर में। जैसा कि विपक्षी नेता यही सवाल उठा रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, एक तरफ अगर देख लिया जाए कि लखपति दीदी बना भी दिया जाए और सरकार इस राशि को पूर्ति कर भी दे थोड़े कुछ समय के लिए, लेकिन अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? यही सवाल तो विपक्षी नेताओं का भी है। आप क्योंकि अर्थशास्त्री हैं, इसको बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही तो मैं कह रहा था कि भाई देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी को लेकर इस बजट में कोई बात नहीं है। भाई अभी ये कहा जा रहा था कि किसानों की भाई ज्ञान के रूप में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को 4 जो वर्ग है समाज के जो महत्वपूर्ण, उनके लिए, युवाओं के लिए क्या है इसमें? बेरोजगारी के लिए क्या है? कुछ नहीं है। शिक्षा को लेकर क्या है? कोई बड़ी घोषणा नहीं है। किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। आप देखिए कि कहा जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है उसका भी दायरा बढ़ाया जाएगा, 6,000 से 8,000 या 9,000 किया जाएगा, उसको लेकर कुछ नहीं है। एमएसपी का दायरा बढ़ाने की बात चल रही थी, उस पर भी कुछ नहीं है। एमएसपी को की गारंटी को लेकर भी किसी तरह की कोई घोषणा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी वर्ग के लिए, और जब तक देखिए कि कर्ज का जिस तरह से अल्टीमेटम आ रहा है IMF का, तो 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है, तो अर्थव्यवस्था की हालत वैसे भी बहुत नाजुक स्थिति में है। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कर्ज का उपयोग कहां पर? इसके इतर में देखिए कि जीएसटी कलेक्शन किस तरह से बढ़ रहा है। टैक्स का जो कलेक्शन है, इनकम टैक्स का, जीएसटी का, टैक्स का कलेक्शन इतना बढ़ रहा है, उसके बावजूद सरकार इतना कर्ज ले रही है। ये जो है समझ से बाहर है। और ये पैसा खर्च कहां हो रहा है? क्या पूरा का पूरा टैक्स का पैसा, कर्ज का पैसा लाभार्थियों पर खर्च कर रही है सरकार? तो ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। आने वाले दिनों में यदि कर्ज का दायरा इसी तरह बढ़ता रहा तो
इससे एक तो लोगों की आमदनी कम हो रही है, परचेसिंग पावर कम हो रही है, बेरोजगारी की वजह से लोग वैसे भी मुसीबत में है, महंगाई आपकी की ऊपर बात से पे और सत्य प्रकाश परेशान जी कर से रही इसको है। लेकर के रिएक्शन चाहूंगी। सत्य प्रकाश जी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये भारत की करोड़ों जन आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला बजट है क्या वाकई? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है, बेरोजगारी का मुद्दा खासतौर से उठा रही है और कह रही है कि टैक्स में थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए थी, जिसको लेकर के आम जनता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूषण जी देखिए, एक तो मैं बोलूंगा कि ये पूरे बीजेपी प्रवक्ता से समस्या ही है। देखिए, नेहरू जी जब पहली बार प्रधानमंत्री में तो ये नहीं रोए थे कि 2 साल तक अंग्रेज शासन किए तो हम कैसे विकास करें। आईटी बनाए, एम्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए, बंदरगाह बनाए, और आज वही सारी संस्थाएं बेच के बावजूद भी आप 2 लाख 5 हजार करोड़ कर्जे में हैं। वही सारी संस्थाएं बेचने के बावजूद भी, और जैसे लखन चौधरी जी खुद ने बोला 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, मगर महंगाई आपकी वही और बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, ये कहां पैसे जा रहा है? और ये बात करो ना, अरे हाँ हम ज्ञानी हैं, हमको नहीं समझ में आता कि मनमोहन सिंह सरकार में जो ग्रोथ एवरेज रेट थी वो 8.39 थी, आज 5.32 क्यों है? हमको समझ नहीं आता, आप ही बता दीजिए। हमको ये भी समझ में नहीं आती पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी जो पर कैपिटा 2004 से 14 में 10% थी, वो अब 4% क्यों? हमको नहीं समझ में आता, आप ही बता दीजिए। पर एवरेज कैपिटा जो 2004-14 में 10% और 5% हमको नहीं समझ में आता, आप ही बता दीजिए। जीडीपी पर कैपिटा जो 2004-14 में 8% थी, वो अब 4% क्यों? ये हमको समझ में नहीं आता, आप ही बता दीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़े के मामले में सिर्फ घुमाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी दी जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको बताना चाहिए। मुकेश जी से इसको लेकर के जवाब चाहूंगी। मुकेश जी, कुछ दिन पहले सत्य प्रकाश जी ने इस बात का भी जिक्र किया था, ये कहा था, ये आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाया था कि ये सिर्फ चुनावी बजट था, वो इसलिए भी कहा गया है। एक सवाल कांग्रेसी नेता भी पूछ रहे हैं कि जब युवाओं को लेकर के पार्टी ये कह रही है कि युवाओं के लिए खासा ध्यान रखा गया है, यूनिवर्सिटीज बहुत सारी खोली जाएंगी आने वाले समय में, इसको लेकर के बजट दिया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उस एजुकेशन को आसान क्यों नहीं किया जा रहा? एजुकेशन लोन को लेकर के या और जो जरूरी सुविधाएं उसको लेकर के क्यों इस बजट में किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं? देखिए बुसरा जी, यदि समग्र रूप से बजट को आप समझना चाहते हैं और बजट कैसे उपयोगी, मैं सुन रहा था चौधरी जी की भी बात सुन रहा था, बड़ा चिंता जाहिर कर रहे थे, पता नहीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे वो। यदि अर्थव्यवस्था के अंदर में 10 साल में पिछले 2013 के पहले 10वीं अर्थव्यवस्था हुआ करती थी भारत दुनिया में, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या होता है? यदि लोगों का वास्तविक औसत आय 50% बढ़ता है, उसका मतलब क्या? सुन लीजिए, अरे भाई साहब, अर्थव्यवस्था टर्नओवर से इसका मतलब नहीं होता कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है। अरे गलत बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती है इससे। आप अर्थव्यवस्था बोल दिए, तीसरा बोल, चौथे से प्रति व्यक्ति आय की बात होती है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तब आपका भारत देश आगे बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय आज का बांग्लादेश से पीछे है, उसकी बात कीजिए ना, यही प्रोपेगेंडा होता है। क्या चौधरी जी बोल रहे हैं आप? हेलो सत्य प्रकाश जी, आप के पास लौटूंगी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं ये झूठ, भ्रष्टाचार, ये सबसे बाहर निकल के बात करें तो चीजें समझ में आएगी। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत है कि नहीं, ये पहले आप पता कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद डिबेट करिए। नंबर 1। नंबर 2, 10 तो साल इसलिए के तो, अंदर, क्योंकि आप अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बात वो नहीं समझ पाए तो कम से कम आप अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसलिए प्रेम से सुन ले। यदि 2013 तक 21,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था, उसके सामने सिर्फ 10 साल में 55,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था देश बनने जा रही है, 11.11 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? और यदि औसत वास्तविक आय 50% बढ़ता है, तो ये किस बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? 40 लाख से ज्यादा लोग यदि लोन लेते हैं, मुद्रा लोन लेते हैं, और 23 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन के माध्यम से लोगों को दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो अपना व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय का सृजन करते हैं, और एक व्यवसाय खड़े होता है तो अनेक लोगों को रोजगार मिलते हैं। तो ये आंकड़े का स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, डिबेट में बोलना है, ना कुछ भी लगाना, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में बोलना है, तो ये अलग बात है।
लेकिन यदि आंकड़ों के आधार पे आप जाके बात करेंगे, यदि इनको यदि मालूम होगा कि 70 एयरपोर्ट था और 149 हुआ कि नहीं हुआ, 67 साल में 70 ही क्यों रह गए, 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि 149 हो गए हैं। तो इनको देखना चाहिए। 82,000 किलोमीटर हाईवे बना 67 साल 2013 के पहले, उसके सामने 1.5 लाख किलोमीटर के समय का भी ख्याल रखना होगा। सत्य प्रकाश जी से मुकेश जी की बातों पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि आप बोलना भी चाह रहे थे, इसको लेकर के जवाब देना चाह रहे हैं मुकेश सत्य प्रकाश जी। बुशरा जी इनके भारतमाला प्रोजेक्ट में भी क्या सीएजी रिपोर्ट दी है ना, इनके जो रोड ये जो कर रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में कितनी गड़बड़ी हुई है, क्या घोटाला, वो भी सबके सामने। क्यों नहीं सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं? और देखिए वही मैं बात बोल रहा हूँ, ये बार 70 साल को, अरे भाई साहब आप तो बोलते थे कि हम चप्पल वालों को हवाई जहाज बढ़ाएंगे, ये घोटाले की बात भैया, समय की कमी, सत्य प्रकाश बात 15% जनता को पहुंचता है, ये आपके प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत ऊपर है। आप इनके प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 रुपया भेजते हैं। सत्य प्रकाश जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं मुझे लखन जी से भी रिएक्शन ट्रिलियन से नहीं होता, आया बांग्लादेश से पीछे क्यों है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जी सत्य प्रकाश, 85% घोटाले में चले जाता है पैसा, ये इनके प्रधानमंत्री ने कहा था। इनके नेता इनके सरकार में ये होता था, लेकिन गरीब व्यक्ति के लिए क्या बता दीजिए, आपने इस अंतरिम बजट में 10 साल में रोजगार कितना दिया, महंगाई कम क्यों नहीं हुई है, आप और 5 साल का अमोल दे रहे, आपने अंतरिम बजट दिया और जो घर अभी तक नहीं मिले 2022 तक आपने बोला था हर व्यक्ति को आवास मिलेगा, आप फिर एक लॉलीपॉप लेके आ रहे हैं कि हम 5 वर्ष में देंगे, जबकि अंतरिम बजट आया। लखन जी के पास आऊंगी। लखन जी, कोई दोहराई नहीं कि देश को चलाने के लिए हर समस्या को ध्यान में रखते हुए बजट इसलिए बनाया जाता है कि हर एक सेक्टर का ख्याल रखते हुए उसके बारे में सोचा जाए और हर एक सेक्टर विकास करे। क्योंकि खुद भाषण में भी हमने सुना जब निर्मला सीतारमण जी खास तौर पर तरजीह इन 4 सेक्टर्स को दे रही थी, लेकिन जो बाकी के और सेक्टर्स का ख्याल जब नहीं रखा गया है, इसको लेकर के लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, आपको नहीं लगता कि देश के विकास के लिए कहीं ना कहीं ये रोड़ा होगा? क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं, बेहतर तरीके से समझ भी रहे होंगे और हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे। लखन जी, रोड़ा होगा ऐसा नहीं है। देखिए ये तो अंतरिम बजट है, 3 महीने का बजट है, और जो भी नई सरकार आएगी जो है अप्रैल में चुनाव के बाद, तो जुलाई में जो है पूर्ण बजट फिर से आएगा, और बजट में मुझे लगता है कि सारी चीजों को लेकर फिर से एक बार कवायद की जाएगी और बजट को फिर से दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन देखिए बजट से जिस तरह की उम्मीदें थी लोगों की, चर्चा हम उस पर कर रहे हैं, और 2-3 और चीजें जिस पर निराशा हाथ लगी। एक तो जो है एनपीएस ओपीएस को लेकर भी पिछले कुछ दिनों से चर्चा हो रही थी कि इस पर सरकार का कोई ठोस जो है बजट में लेकर प्रावधान आएगा। और एक जो है आयुष्मान भारत का जो 5 लाख का जो बीमा की राशि थी, उसको भी 10 लाख करने की बात जो है पिछले कुछ दिनों से अफवाह के तौर पर उड़ रही थी कि उसको सरकार ने 10 लाख कर दिया। उसको लेकर भी बजट में कोई जो है घोषणा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो ये भी एक निराशा की बात है कि आयुष्मान भारत का जो 5 लाख का जो बीमा है वो क्या 5 ही लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा? इस तरह की जो बहुत सी देखिए चीजें तो है कि इस बजट से निराशा आम आदमी को हाथ लगी है, चाहे वो जो है युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो है नारियों की बात हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि 8,000 रुपया महीने में कोई मायने नहीं रखता आज की महंगाई के तौर पे। तो एक अच्छी चीज मैं बजट में ये कह सकता हूं कि जो ये सोलर स्कीम, जो 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने की बात की गई है और उनके बिजली बिल जो है माफ 300 यूनिट तक करने की बात की गई है, वो एक अच्छी चीज मुझे इस बजट में लगी। और दूसरा, इस बजट का एक सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, मुझे लगता है कि बजट में जीडीपी की परिभाषा बदल दी गई है। देखिए जीडीपी की परिभाषा अब गवर्नेंस और डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस हो गया है, जबकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता था। तो मुझे लगता है कि सार के रूप में मैं यही कह सकता हूं कि बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि जीडीपी की जो परिभाषा है वो इस बजट के माध्यम से बदल दी गई है। कोई खास जो है लाभ इस बजट से किसी को भी, किसी भी वर्ग को नहीं होगा। एक और चीज जाते जाते देखिए कि बजट के बारे में जो प्रतिक्रिया होती है, हालांकि मैं उसको नहीं मानता प्रतिक्रिया को। सेंसेक्स आज जो है देखिए सुबह फ्लैट जो है शुरू हुआ था और मात्र जो है 106 अंक की कमी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। तो आपका
जो सेंसेक्स है या व्यापारी वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो भी इस बजट की जो है तारीफ नहीं कर रहा है या सराहना नहीं कर रहा है, जो सेंसेक्स भी बता रहा है। तो कुल मिलाकर बजट जो है मुझे लगता है कि कहीं से भी ठीक नहीं है और सकारात्मक या आशावादी नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप सभी मेहमानों का। बहरहाल बीजेपी के तमाम नेता जहां इस बजट का स्वागत करते हुए इसे देश के विकास को गति देने वाला बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे निराशाजनक और लोगों को हताश करने वाला बजट बता रही है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।